सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मेसी मित्रा। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डायबिटीज़ मेलिटस के बारे में, डायबिटीज़ मेलिटस के टाइप्स के बारे में, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स के डेफिनेशन के बारे में, उनके क्लासिफिकेशन के बारे में, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में, और साथ ही देखेंगे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स को डिटेल में, जिनमें होगी उनकी केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़, उनके स्टोरेज, उनके यूजेज, कुछ ऑफिशियल फॉर्मुलेशंस और पॉपुलर ब्रांड नेम्स। साथियों, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स को जानने से पहले हम डायबिटीज़ मेलिटस को जान लेते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे ब्लड में नॉर्मल शुगर लेवल जो है वो 70 से 80 mg पर 100 ml का होता है। अब डायबिटीज़ मेलिटस में क्या होता है कि यही ब्लड शुगर लेवल जो बढ़ जाता है, यानी डायबिटीज़ मेलिटस एक ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है। अब डायबिटीज़ मेलिटस क्यों होता है? तो जब हमारे शरीर में पैनक्रियाज से निकलने वाला इंसुलिन, जो कि पैनक्रियाज के इसलेट ऑफ लैंगरहेंस से निकलता है, उसकी कमी हो जाती है। कुछ लंबे समय के लिए इसकी कमी हो जाती है हमारे शरीर में, तब हमें डायबिटीज़ मेलिटस हो सकता है। और डायबिटीज़ मेलिटस के केस में क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट का जो मेटाबॉलिज्म है वो प्रॉपरली नहीं होता। इससे इसका एक्यूमुलेशन या कहें तो इनका स्टोरेज हमारे शरीर में ही शुरू हो जाता है। और डायबिटीज़ मेलिटस अन्य कई कारणों से भी होता है, जैसे हेरिडिटी, इम्यूनोलॉजिकल, उम्र और अधिक तनाव लेने से भी यह बीमारी हो सकता है। साथियों, डायबिटीज़ मेलिटस को ही सरल भाषा में हम लोग शुगर की बीमारी कहते हैं। बात करें इसके टाइप्स के बारे में, तो डायबिटीज़ मेलिटस के दो टाइप्स हैं। पहला है आपका टाइप 1, यानी इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस। इसे जुवेनाइल ऑनसेट भी कहा जाता है, क्योंकि यह नवयुवकों में या कहें तो यूथ में ज़्यादा होता है। और यह तब होता है जब हमारा अपना ही इम्यून सिस्टम हमारे इंसुलिन को प्रोड्यूस करने वाले बीटा सेल्स को डैमेज करने लग जाता है। इसके कुछ और भी कारण हैं, जैसे जेनेटिक फैक्टर और इन्वायरमेंटल फैक्टर। अब इसको ठीक करने के लिए या इससे बचने के लिए हमें इंसुलिन की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसका नाम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस है। दूसरे टाइप के बारे में देखें तो यह नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस है। इसे एडल्ट ऑनसेट या मैच्योरिटी ऑनसेट भी कहा जाता है, क्योंकि यह मिडिल एज या बुजुर्गों में होता है। और यह तब होता है जब हमारा शरीर इंसुलिन को प्रोड्यूस नहीं कर पाता, या फिर इंसुलिन के काम करने के तरीके या उसके सेंसिटिविटी को रेजिस्ट नहीं कर पाता। इसके कुछ और भी कारण हैं, जैसे इनहेरिटेड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, या फिर इंसुलिन के सिक्रेशन में कोई डिफेक्ट, या इंसुलिन के रेजिस्टेंस में कोई डिफेक्ट। और इसके इलाज या इसके बचाव के लिए हमें ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। सो ये था आपका डायबिटीज़ मेलिटस। अब हम लोग बात करते हैं हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स के बारे में। तो हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स ये वैसे ड्रग्स या एजेंट हैं जिनका इस्तेमाल डायबिटीज़ मेलिटस को ठीक करने के लिए किया जाता है। ये जो है हमारे ब्लड में शुगर लेवल को घटा देते हैं। इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बात करें तो यह दो तरह से काम करता है। पहला है आपका, यह हमारे शरीर में होने वाले इंसुलिन के सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है, और हमारे शरीर में होने वाले ग्लूकोज के प्रोडक्शन को भी घटा देता है। दोनों ही केस में क्या होता है कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज का जो लेवल है या कहें तो शुगर का जो लेवल है वो कम होता है, और डायबिटीज़ मेलिटस होने की संभावना जो है वो कम हो जाती है। बात करें हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में, तो इसे दो तरह से क्लासीफाई किया गया। पहला है हार्मोन बेस्ड, जिसमें आपके इंसुलिन और उसके प्रिपरेशन आते हैं। दूसरा आपका सिंथेटिक, जिसमें ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट या सिंथेटिक हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स आते हैं। अब ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स के दो पार्ट हैं। पहला आपका सल्फोनाइल यूरिया और बायोगुनाइड्स। सल्फोनाइल यूरिया में क्लोरोप्रोपामाइड, टॉल ब्यूटामाइड और ग्लाइबेनक्लामाइड आते हैं, और बायोगुनाइड्स में आते हैं आपके फेनफॉर्मिन और मेटफॉर्मिन। आइए इन सभी के बारे में बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहला आपका इंसुलिन। तो इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि हमारे पैनक्रियाज के इसलेट ऑफ लैंगरेंस में प्रेजेंट बीटा सेल से प्रोड्यूस होता है। यह एक पॉलीपेप्टाइड है जिसमें 51 एमिनो एसिड्स होते हैं, जो कि दो चेन में अरेंज होते हैं, ए और बी। ए चेन में 21 एमिनो एसिड और बी चेन में 30 एमिनो एसिड्स होते हैं, और ये दोनों चेन आपस में डाइसल्फाइड ब्रिज से अटैच्ड होते हैं।
इंसुलिन को हम लोग ओरली नहीं ले सकते क्योंकि हमारे माउथ में प्रेजेंट प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जो है वह इसे डैमेज कर देता है, इसलिए हम लोग इसे इंजेक्शन के थ्रू या पैरेंटरली सबक्यूटेनियस रूट से लेते हैं। और इंसुलिन जो है वो नेचुरली ऑक्स के या पिग के पैनक्रियाज से पाया जाता है। जो ऑक्स के पैनक्रियाज से पाया जाता है उसे वो बोवीन कहते हैं, और जो पिग के पैनक्रियाज से पाया जाता है उसे प्रोसीन कहते हैं। बात की जाए इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में तो इंसुलिन जो है वो एक वाइट पाउडर है, वाटर, इथेनॉल, क्लोरोफॉर्म और ईथर में इंसॉल्युबल है। साथ ही डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ मिनरल एसिड्स में यह डिसॉल्व हो जाता है, अल्कली हाइड्रोक्साइड में भी सॉल्युबल है, और फोटोलाइटिक एंजाइम्स के साथ यह इनएक्टिवेट हो जाता है। चूँकि यह हीट और लाइट से अफेक्ट करता है इसलिए हम लोग इसे एक वेल क्लोज कंटेनर में रखेंगे 8 डिग्री सेल्सियस के नीचे। इसका जो लेवल होगा उसमें नंबर ऑफ यूनिट पर ml, किस जानवर से इसे निकाला गया है, इसका एक्सपायरी डेट और इसके स्टोरेज कंडीशंस और प्रिकॉशंस लिखे होने चाहिए। इसके यूजेस के बारे में बात करें तो यह डायबिटीज़ मेलिटस के कंट्रोल और इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस या टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस के इलाज के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। यह कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को भी रेगुलेट करता है, हाइपरकेलेमिया को भी ठीक करता है, और सीवियर कीटोएसिडोसिस या डायबिटिक कोमा को भी ठीक करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। इसके कुछ फॉर्मूलेशन हैं जिसे इंसुलिन इंजेक्शन, न्यूट्रल इंसुलिन इंजेक्शन, बाइफेजिक इंसुलिन इंजेक्शन, ग्लोबिन जिंक इंसुलिन इंजेक्शन, आइसोफेन इंसुलिन इंजेक्शन, प्रोटामाइन जिंक इंसुलिन इंजेक्शन और इंसुलिन जिंक सस्पेंशन, जो कि मिक्स्ड और एमॉर्फस और क्रिस्टलिन फॉर्म में आते हैं। सो ये था आपका इंसुलिन या कहे तो हार्मोन। अब हम लोग बात करते हैं ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स के बारे में, जिसमें पहला है आपका सल्फोनाइल यूरिया। तो सल्फोनाइल यूरिया के अंदर जितने ड्रग्स आते हैं, जिसे फर्स्ट जनरेशन में क्लोरप्रोपामाइड, टॉलब्यूटामाइड और सेकेंड जनरेशन में ग्लाइबेनक्लामाइड, उनके पास यही स्ट्रक्चर होता है या इसी स्ट्रक्चर से ड्राइव करके ये तीनों ड्रग बने हुए हैं। सल्फोनाइल यूरिया ऐसे एंटीबायोटिक ड्रग्स हैं जिनका कि इस्तेमाल डायबिटीज़ मेलिटस टाइप 2 यानी नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस को इलाज करने के लिए किया जाता है। बात करें इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में तो सल्फोनाइल यूरिया हमारे शरीर का जो इंसुलिन सिक्रेशन है उसको स्टिमुलेट कर देता है, या कहे तो हमारे बीटा सेल को यह स्टिमुलेट कर देता है जिससे कि वह इंसुलिन के रिलीज़ को बढ़ा देते हैं या इंसुलिन के रिलीज़ को कंटिन्यू कर देता है। इसके अंदर आता है आपका पहला ड्रग जो है क्लोरप्रोपामाइड। तो क्लोरप्रोपामाइड भी एक यूरिया का डेरिवेटिव है यानी NH2CONH2। इसके पहले नाइट्रोजन पे एक पी क्लोरोबेंजीन सल्फोनाइल ग्रुप अटैच्ड होता है, और जो इसका दूसरा नाइट्रोजन होता है उसके साथ प्रोपाइल ग्रुप अटैच्ड है, इसीलिए इसका सिस्टमिक नेम है NP क्लोरोबेंजीन सल्फोनाइल N प्रोपाइल यूरिया, और इसका आयुपेक नेम है 4 क्लोरो N प्रोपाइल कार्बोमोइल बेंजील सल्फोनामाइड। बात करें इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में तो यह वाइट ऑर्डरलेस क्रिस्टलिन पाउडर है जो कि वाटर में प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल है और क्लोरोफॉर्म, एसीटोन, इथेनॉल में फ्रीली सॉल्युबल है, साथ ही ईथर में स्लाइटली सॉल्युबल है, और इसे हम लोग एक वेल क्लोज कंटेनर में स्टोर करके रखेंगे। इसके यूजेस के बारे में बात करें तो यह डायबिटीज़ मेलिटस के इलाज में इस्तेमाल में लाया जाता है, साथ ही हाई ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। यह ब्लाइंडनेस के ट्रीटमेंट में भी कभी कभी इस्तेमाल होता है, किडनी के डैमेज को यह बचाता है, और नर्व प्रॉब्लम्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके ऑफिशियल फॉर्मुलेशन हैं जैसे क्लोरप्रोपामाइड और क्लोरप्रोपामाइड टैबलेट। कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है जैसे आपका डाइबिनीज, डाइबीजॉन, मेलिटेज और एडिबेन आदि। बात करते हैं दूसरे ड्रग के बारे में जो है टॉलब्यूटामाइड। तो टॉलब्यूटामाइड भी एक यूरिया डेरिवेटिव है, लेकिन इसके पहले नाइट्रोजन के साथ टोल्यूइन पी सल्फोनामाइल या टोसाइल ग्रुप प्रेजेंट है, और दूसरे नाइट्रोजन के साथ एक ब्यूटाइल ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए इसका सिस्टमिक नेम है एन टोल्यूइन पी सल्फोनाइल एन ब्यूटाइल यूरिया, और इसका आयुपेक नेम है एन ब्यूटाइल एमिनो कार्बोनोइल 4 मिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो यह वाइट ऑर्डरलेस क्रिस्टलिन पाउडर है जो कि 126 से लेकर 130 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट कर जाता है, वाटर में प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल है, इथेनॉल, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म में सॉल्युबल है और ईथर में स्लाइटली सॉल्युबल है। चूँकि यह लाइट से अफेक्ट करता है इसलिए हम लोग इसे वेल क्लोज कंटेनर में रखेंगे, और यह ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है, यानी कि इसका इस्तेमाल टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस को ठीक करने के लिए किया जाता है। इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो
टॉलब्यूटामाइड को जब हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में बॉईल करेंगे तो यह डिसइंटीग्रेट हो जाता है, और जब उस डिसइंटीग्रेटेड प्रोडक्ट को हम लोग आइस के साथ में कूल करेंगे तो हमें एक 4-टोल्यूइन सल्फोनामाइड का क्रिस्टलिन प्रेसिपिटेट हमें मिलेगा। इसका की मेल्टिंग पॉइंट होगा 135 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस। इसका ऑफिशियल फॉर्मुलेशंस में आपके टॉलब्यूटामाइड और टॉलब्यूटामाइड टैबलेट। कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम्स है जैसे रेस्टिनॉन, आर्टोसिन, ओरालीन, ग्लाइकोकॉन और डाइसल्फोन। बात करेंगे तीसरे ड्रग के बारे में जो है आपका ग्लाइबेनक्लामाइड। तो ग्लाइबेनक्लामाइड भी एक सल्फोनाइल यूरिया डेरिवेटिव ही है। इसके फर्स्ट पोजीशन पे एक कॉम्प्लिकेटेड एरोमेटिक ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन इसके दूसरे नाइट्रोजन पे एक साइक्लोहेक्साइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की जाए तो ग्लाइबेनक्लामाइड एक वाइट और ऑलमोस्ट वाइट क्रिस्टलिन पाउडर है जो कि 169 डिग्री सेल्सियस से 174 डिग्री सेल्सियस के बीच में मेल्ट कर जाता है। यह वाटर और ईथर में प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल है, इथेनॉल और मिथेनॉल में स्लाइटली सॉल्युबल है, और अल्कली हाइड्रोक्साइड्स के डाइल्यूट सॉल्यूशन में यह डिसॉल्व हो जाता है। इसे हम लोग एक वेल क्लोज्ड कंटेनर में स्टोर करके रखेंगे। इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की जाए तो जब हम लोग ग्लाइबेनक्लामाइड के स्मॉल अमाउंट को कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में मिलाएंगे तो जो सॉल्यूशन है वो कलरलेस होगा, लेकिन बाद में यह ब्लू कलर का फ्लोरोसेंस दे देता है जब हम लोग इसे एक अल्ट्रा वायलेट लाइट में रखेंगे। साथ ही इसके साथ यदि क्लोरल हाइड्रेट मिला दिया जाए तो यह डिज़ोल्व हो जाता है और एक हमें डीप येलो कलर देता है जो कि कुछ देर के बाद ब्राउनिश कलर में चेंज हो जाता है। इसके यूजेस के बारे में बात करें तो यह ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है और यह एक पोटेंट या स्लो एक्टिंग ड्रग भी है। साथ ही यह नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ को ठीक करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, और सब ड्रग जब काम नहीं करते तब इसे दिया जाता है। इसके ऑफिशियल फॉर्मुलेशन में आपके ग्लाइबेनक्लामाइड और ग्लाइबेनक्लामाइड टैबलेट्स। कुछ ब्रांड नेम है जैसे डायोनील, ग्लूकोन, बेटानीज और माइक्रोनेज इसके ब्रांड नेम्स में आते हैं। बात करते हैं हम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक के दूसरे क्लासिफिकेशन में जो है आपके बाइगुनाइड्स। अंदर दो ड्रग्स आते हैं, फेनफॉर्मिन और मेटफॉर्मिन। इनके स्ट्रक्चर के बारे में बात की जाए तो आप ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसके फर्स्ट नाइट्रोजन पे जो 2 हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है, इसी हाइड्रोजन ग्रुप को हटा करके यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट को ऐड किया जाता है और फेनफॉर्मिन और मेटफॉर्मिन बनते हैं। बाकी जो दूसरा नाइट्रोजन है वो सेम का सेम रहता है। इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बात किया जाए तो बाइगुनाइड्स जो है वो हमारे लीवर के ऊपर में काम करता है और फैट और एमिनो एसिड से ग्लूकोज बनाने के तरीके को यह रोक देता है। साथ ही यह हमारे ब्लड में ग्लूकोज के स्टोरेज या कहें तो उसके एक्यूमुलेशन को घटा देता है, जिससे हमारा जो डायबिटीज़ है वो ठीक हो जाता है। बात करते हैं इसके पहले ड्रग के बारे में जो है आपका फेनफॉर्मिन। तो फेनफॉर्मिन एक बाइगुनाइड डेरिवेटिव है जिसके फर्स्ट नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक फिनाइल इथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसलिए इसका आईयूपीएक नेम है 1-2 फिनाइल इथाइल बाइगुनाइड। इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की जाए तो यह वाइट और ऑलमोस्ट वाइट क्रिस्टलिन पाउडर है, विदाउट ऑर्डर है, 175 डिग्री सेल्सियस से 179 डिग्री सेल्सियस के बीच में मेल्ट हो जाता है, वाटर में फ्रीली सॉल्युबल है, इथेनॉल में सॉल्युबल है, क्लोरोफॉर्म और ईथर में प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल है। बात करें इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में तो जब हम लोग फेनफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन को सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, 1 नैप्थोल सॉल्यूशन और सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन के साथ में मिलाएंगे, सेक करेंगे तो हमें एक रेड प्रेसिपिटेट देखने को मिलेगा। इसके स्टेबिलिटी इन स्टोरेज के बारे में बात की जाए तो हम इसे एक वेल क्लोज्ड कंटेनर में स्टोर करके रखेंगे। इसके यूजेस के बारे में देखें तो यह हेपेटिक ग्लाइकोजेनेसिस को कम करता है, यानी लीवर को ग्लूकोज फॉर्मेशन करने नहीं देता है। साथ ही यह हमारे टिश्यू सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है और ग्लूकोज अपटेक और उसके इस्तेमाल को भी यह बढ़ा देता है, और इंटेस्टाइन से ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को यह घटा देता है और हमारे ब्लड के कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी यह घटाता है। इसके ऑफिशियल फॉर्मुलेशंस हैं जैसे फेनफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड, फेनफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट्स। कुछ ब्रांड नेम हैं जिसमें DBI, DBITD, डाइफेन, डाइबीस और ग्लूकोपोस्टीन आते हैं। बात करते हैं बाइगुनाइड्स के दूसरे ड्रग के बारे में जो है आपका मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन भी फेनफॉर्मिन की तरह सिंपल स्ट्रक्चर है, बस उसमें एक ग्रुप प्रेजेंट था और इसमें 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है फर्स्ट नाइट्रोजन के ऊपर में, इसीलिए इसका आईयूपीएक नेम है 1,1 डाइमिथाइल बाइगुनाइड। इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की जाए तो यह वाइट और ऑलमोस्ट वाइट क्रिस्टलिन पाउडर है। यह एक हाइग्रोस्कोपिक नेचर का है, यानी वाटर एब्जॉर्बिंग नेचर का है।
साथ ही यह 196 से 222 डिग्री सेल्सियस के बीच में मेल्ट हो जाता है। वाटर में फ्रीली सॉल्युबल है, इथेनॉल में स्लाइटली सॉल्युबल है, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म और ईथर में प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल है। इसे केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की जाए तो यह भी फेनफॉर्मिन की तरह कलर रिएक्शन देता है और रेड प्रेसिपिटेट की जगह यह ऑरेंज रेड कलर देता है, जो कि कुछ देर रखने पे डार्क हो जाता है। बात करें इसके स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज के बारे में तो चूंकि यह हाइग्रोस्कोपिक नेचर का है, इसलिए हम लोग इसे एक टाइटली क्लोज्ड कंटेनर में रखेंगे। इसके यूजेस के बारे में देखें तो यह एक ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है और यह फेनफॉर्मिन की तरह ही काम करता है। साथ ही यह इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ को ठीक करने के लिए भी इस्तेमाल में लाया जाता है, लेकिन इंसुलिन के साथ में मिला करके। इसके कुछ ऑफिशियल फॉर्मुलेशन है, जैसे मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड और मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट, जिसे कि मेटफॉर्मिन टैबलेट्स भी कहते हैं। इसके कुछ ब्रांड नेम्स हैं, जिसमें आपके ग्लाइकीफेज, डीएमजीजी, डाइप्टोसान और फ्लूआमाइन आते हैं। तो ये थे आपके क्लासिफाइड ड्रग्स। आइए देखते हैं कुछ ऐसे ड्रग्स के बारे में जिनका इस्तेमाल एज ए हाइपोग्लाइसेमिक किया जाता है। उनमें है आपके एसीटोहेक्सामाइड, टोलाजमाइड, ग्लिपिजाइड और ग्लाइक्लाजाइड। सो ये था आपका हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। वेरी वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में नए कंटेंट के साथ। वेरी वेरी थैंक यू।